शादी के हॉल की रोशनी हजारों हीरो की तरह चमक रही थी। मेहमानों की हंसी, शहनाई की धीमी धुन और गुलाबों की महक हवा में घुली हुई थी। लेकिन मेरे लिए वो सब एक पल में थम गया। मेरी बहन प्रिया दुल्हन के लिबास में सजी अपनी उंगली मेरी तरफ उठाए खड़ी थी। संगीत बंद हो चुका था। सबकी नजरें हम पर थीं। उसकी आवाज जहर में डूबी हुई थी, इतनी तेज कि हॉल के दूसरे कोने तक सुनाई दे। तुम्हारी औकात क्या है यहां खड्डे होने की? उसने चीख कर कहा। तुम जैसी मनहूस लड्ड की इस पवित्र मंडप के पास खड़ी होकर इसे अपवित्र कर रही हो। तुम्हारे पास है क्या? एक मामूली सी नौकरी, ये सस्ते कपड़े और हिम्मत देखो मेरी शादी में चली आई मुंह उठाकर। मेरे माता पिता और मेरा बद्धा भाई रोहन उसके ठीक पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सहमति थी, जैसे प्रिया वही कह रही हो जो वो हमेशा से कहना चाहते थे। मेहमान कानाफूसी कर रहे थे। उनकी चुभती हुई नजरें मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही थी। सालों का अपमान, सालों की उपेक्षा उस एक पल में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने सोचा मैं रोऊंगी, गिद्दाऊंगी या वहां से भाग जाऊंगी, लेकिन मैं शांत खड़ी रही। मैंने धीरे से अपनी जेब से अपना फोन निकाला। मेरी उंगलियां कांप नहीं रही थीं। उसे नहीं पता था कि जिस शाही शादी का, जिस हीरे के हार का और जिस खानदानी इज्जत का वो घमंड कर रही थी, वो सब कुछ एक धागे से बंधा था जिसे मैं तोड़ने वाली थी। मेरे एक क्लिक ने उस कंपनी के सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए। वो कंपनी जिसके मुनाफे से यह महल खद्दा किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि बात यहां तक कैसे पहुंची। एक बहन अपनी ही बहन की सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन गई। इस कहानी को समझने के लिए आपको उस घर की दीवारों के पीछे चलना होगा जहां हमेशा दो तरह के बच्चे थे, एक सोने का और एक मिट्टी का। हमारे घर में सूरज भी भेदभाव से उगता था। प्रिया के कमरे में वो सुनहरी धूप बनकर आता और मेरे हिस्से में बस एक परछाई। वो कांच की गुद्दिया थी जिसे हर कोई सहेज कर रखता था, और मैं मिट्टी का वो गड्ढा जिसे ठोकर लगने के लिए ही बनाया गया था। बचपन से ही मुझे सिखाया गया था कि मेरा जन्म प्रिया के सपनों को पूरा करने के लिए हुआ है। मेरी हर ख्वाहिश, हर जरूरत उसकी एक मुस्कान पर कुर्बान कर दी जाती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 10वीं के नतीजे लेकर घर आई थी। मैंने पूरे जिले में टॉप किया था। मेरे हाथ में एक बड़ी सी चमचमाती ट्रॉफी थी और दिल में एक छोटी सी उम्मीद कि शायद आज, बस आज, मेरे पापा मुझे गले लगाएंगे, मां मेरी नजर उतारेगी। पर जब मैं घर पहुंची तो वहां जश्न का माहौल था। घर सजा हुआ था, मिठाइयां बांटी जा रही थी। मुझे लगा ये सब मेरे लिए है। मैं खुशी से दौड़ी। मां, पापा, देखो मेरी बात बीच में ही कट गई। मां ने मेरे हाथ से ट्रॉफी लेकर उसे कोने की एक मेज पर रख दिया, जैसे वो कोई मामूली शोपीस हो। चुपचाप अंदर जा और कपड़े बदल ले, उन्होंने कहा। आज तेरी बहन ने स्कूल के डांस कंपटीशन में 3रा इनाम जीता है। मेहमान आने वाले हैं। 3रा इनाम, और मेरे जिला टॉप करने का कोई मोल नहीं था। उस दिन पापा ने सबके सामने कहा था, पढ़ाई लिखाई तो नौकर करते हैं, हमारी प्रिया तो रानी बनेगी, घर की इज्जत वही बढ़ाएगी। उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट गया। वो उम्मीद, वो प्यार की आस, सब कुछ। मैंने समझ लिया था कि इस घर में मेरी कीमत एक टूटी हुई कुर्सी से ज्यादा नहीं है। उस रात मैंने अपनी ट्रॉफी को अंधेरे में चमकते हुए देखा और कसम खाई, मैं रानी बनूं या न बनूं, पर अपनी किस्मत की मालिक मैं खुद बनूंगी। मैंने अपनी पढ़ाई और मेहनत को अपना हथियार बना लिया। मैं रात रात भर जागकर पढ़ती, छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़ ढाती। वो सोचते थे कि मैं बस मेहनती हूं, अपनी औकात में खुश हूं। उन्हें कभी पता नहीं चला कि मैं उनके दिए हुए अंधेरों से अपने लिए एक नया सूरज बना रही थी। एक ऐसा सूरज जिसकी तपिश उनके इस झूठे घमंड के महल को जलाकर राख कर देने वाली थी। कॉलेज के दिन भी कुछ अलग नहीं थे। प्रिया के लिए महंगे फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरा गया और मेरे लिए सरकारी कॉलेज का, क्योंकि लड्डचकियों को ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर में तो घर ही संभालना है। उन्होंने मुझे एक मामूली नौकरी करने वाली मशीन के तौर पर देखा,
जिसका एक ही काम था पैसे कमाकर परिवार यानी प्रिया पर लुटाना। और मैंने उन्हें वही दिखाया जो वो देखना चाहते थे। मैंने एक अच्छी आईटी कंपनी में नौकरी कर ली। अपनी पहली तनख्वाह का लिफाफा जब मैंने मां के हाथ में रखा तो उनकी आंखों में मेरे लिए गर्व नहीं बल्कि एक लालची चमक थी। शाबाश, उन्होंने कहा, अब अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा सा हार बनवाएंगे। उस दिन के बाद से मेरी कमाई मेरी नहीं रही। हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे आते और घर की जरूरतों और प्रिया के शौकों के नाम पर खाली हो जाते। मैं रात रात भर जागकर अपनी कंपनी के लिए कोड लिखती, क्लाइंट से बात करती और दिन में नौकरी करती। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ मेरे बैंक बैलेंस से मतलब था। मेरा भाई रोहन मुझ पर हंसता था, देख, मेहनत गधे करते हैं और राज घोड़े। मैं पापा के बिजनेस में ऐश कर रहा हूं और तू गधों की तरह खट रही है। उन्हें यह कभी पता नहीं चला कि जिस गद्दी का वो मजाक उड़ा रहे थे वो चुपचाप अपना एक साम्राज्य खद्दा कर रही थी। मेरी छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी धीरे धीरे बड्डी होने लगी। मेरे पास पैसा आने लगा, बहुत सारा पैसा। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी नहीं बदली। मैं उन्हीं साधारण कपड़ों में रही, उसी छोटे से कमरे में। सारा पैसा, सारी दौलत मैंने एक ऐसे रास्ते पर लगा दी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। जब प्रिया की शादी तय हुई तो घर में पैसों की मांग आसमान छूने लगी। शहर की सबसे शानदार शादी होनी चाहिए, पापा ने ऐलान किया। हमारी इज्जत का सवाल है। उन्होंने मुझसे लाखों रुपए मांगे। मैंने बिना एक सवाल पूछे सारे पैसे दे दिए। जिस वेन्यू में आज वो खड़ी होकर अपनी अमीरी का दिखावा कर रही थी, उसकी बुकिंग मेरे पैसों से हुई थी। जिस डिजाइनर लहंगे को पहनकर वो इतरा रही थी, वो मेरी रातों की नींद का मोल था। और जिस हीरे के हार पर उसे गुमान था, वो मेरे पसीने और आंसुओं से खरीदा गया था। उन्होंने मुझे एक एटीएम समझा, लेकिन वो भूल गए थे कि हर एटीएम का एक सीक्रेट पिन होता है, और वो पिन आज मेरे हाथ में था। मैं उसकी आंखों में देख रही थी, जहां मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। मेरे भाई और माता पिता के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने मुझे कुचल कर कोई जंग जीत ली हो। मेरे फोन की स्क्रीन पर बस एक बटन था, एग्जीक्यूट। मैंने उसे दबा दिया। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। प्रिया जोर से हंसी। उसकी हंसी में घमंड और जहर दोनों थे। देखो, ये अब हमें अपने फोन से डराएगी। क्या कर लेगी तू? अपनी 100 रुपए वाली नौकरी के बॉस को शिकायत करेगी या पुलिस को बुलाकर बताएगी कि तेरी बहन ने तुझे तेरी औकात याद दिला दी? मेरा भाई रोहन भी आगे आया। शायद किसी से उधार मांग रही है ताकि यहां से घर जाने के लिए ऑटो का किराया दे सके। अरे, कोई इसे 10 रुपए दे दो। कुछ मेहमान भी दबी हुई आवाज में हंसने लगे। मेरे पिता ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। बस बहुत हुआ ये नाटक। अगर इस परिवार की इज्जत की जरा भी परवाह है तो चुपचाप यहां से चली जा और अपनी मनहूस शक्ल हमें दोबारा मत दिखाना। वो अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक हॉल के मैनेजर के फोन की घंटी बजी। वो भागता हुआ मेरे पिता के पास आया। उसके चेहरे का रंग उड्डा हुआ था। सर, एक बहुत बड़ी गड्ढबद्दस हो गई है। होटल की पेमेंट का चेक बाउंस हो गया है। क्या बकवास है? मेरे पिता चिल्लाए। अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। नहीं सर, मैनेजर ने कांपती हुई आवाज में कहा। बैंक का कहना है कि जिस कंपनी के अकाउंट से पेमेंट हुई थी उसके सारे एसेट्स अभी अभी फ्रीज कर दिए गए हैं। अकाउंट में अब एक पैसा भी नहीं है। तभी वेडिंग प्लानर भी दौड़ा दौड़ा आया। सर, गहने वाले का फोन है। वो कह रहा है कि अगर आधे घंटे में पूरी पेमेंट नहीं हुई तो वो पुलिस बुला लेगा। ये सारे गहने किराए के हैं। खाने के स्टॉल पर भगत दीदा मच गई। कैटरर ने खाना परोसना बंद कर दिया था। शहनाई की धुन बंद हो चुकी थी और उसकी जगह मेहमानों की कानाफूसी ने ले ली थी। जिस इज्जत का वो दंभ भर रहे थे वो कांच की तरह टूटकर बिखर रही थी। उन सबकी नजरें जो कुछ देर पहले मुझ पर तिरस्कार से देख रही थीं, अब डर और अविश्वास से मेरी ओर घूम गई। उनके चेहरों पर वो भाव था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मैंने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, शांत, लेकिन किसी तलवार की धार से ज्यादा तेज।
मैंने आपको बताया था ना पापा, मैंने कहा, कि ये इज्जत दौलत से खरीदी जाती है। बस फर्क इतना है कि वो दौलत आपकी नहीं, मेरी थी। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मेरे शब्दों की गूंज अभी भी हवा में थी। सबसे पहले मेरे पिता होश में आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे बाहर निकल आएंगी। झूठ! वो दाद दे। ये लडेज की झूठ बोल रही है। ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये पागल हो गई है। सिक्योरिटी, निकालो इसे यहां से अभी। 2 सिक्योरिटी गार्ड मेरी तरफ बढ़े, लेकिन मैंने बस अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मेरी शांति उनके गुस्से पर भारी पड़ी डीडीएच रही थी। कौन सी दौलत पापा? मैंने स्पोकोइनो पूछा। वो जो 10 साल पहले ही डूब चुकी थी, वो कंपनी जो दिवालिया होने की कगार पर थी और जिसे मैंने अपने खून पसीने से बनाई गुमनाम कंपनी के पैसों से खरीदा था। मैंने आपको आपकी ही कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर की नौकरी पर रखा था, ताकि बाजार में आपकी झूठी इज्जत बनी रहे। जिस पैसे को आप अपना समझकर मुझ पर और मेरी बहन पर रौब छादते थे, वो मेरी दी हुई तनख्वाह थी। मैंने हॉल में मौजूद मेहमानों की तरफ देखा। आप सब गवाह हैं। ये लोग अपनी बेटी की शादी का जश्न भी उसी बेटी के पैसों से मना रहे थे, जिसे ये मनहूस और बोझ समझते हैं। मेरा भाई रोहन गुस्से से कांप रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाता हुआ मुझ पर झपटा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो मुझ तक पहुंच पाता। उससे पहले ही 2 सूट पहने हुए लोग भीड़ेज से निकले और उसके सामने खड़े हो गए। वो मेरे वकील और सिक्योरिटी थे। उनमें से एक ने मेरे पिता के हाथ में एक मोटी सी फाइल थमा दी। मिस्टर शर्मा, ये कंपनी के असली मालिकाना हिस्से के कागजात है। पिछले 5 साल के बैंक स्टेटमेंट्स और वो कोर्ट ऑर्डर है जिसके तहत आपके सारे पर्सनल अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं। आपकी हर प्रॉपर्टी, हर गाड़ी अब हमारी क्लाइंट की है। अब टूटने की बारी प्रिया की थी। उसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं और काजल से बिगड़ चुका था। दूल्हा और उसके घर वाले उसे घूरती हुई नजरों से देख रहे थे। तुमने मेरी शादी तोड़ न दी, वो हिचकियों के बीच चिल्लाई। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में अब नफरत नहीं, बस तरस था। जिंदगी मैंने बर्बाद नहीं की प्रिया। बर्बाद तो तुम पहले से थी, अपने घमंड और अपनी नफरत में। मैंने तो बस तुम्हें सच्चाई का आईना दिखाया है, और इस आईने में तुम्हारी कीमत उतनी ही है जितनी मेरी नजर में थी, 0। यह कहकर मैं मुद्दी। मेरे पीछे मेरा परिवार अपने बनाए हुए झूठ के मलबे पर खद्दाहा था। उनकी इज्जत, उनका घमंड, सब कुछ खाक हो चुका था। मैं उस तबाह हुए जश्न से बाहर निकल आई, पर मेरे कानों में प्रिया की चीखें और मेरे पिता की बेबसी भरी दादा अब भी गूंज रही थी। मैंने पीछे मुद्दा कर नहीं देखा। कुछ मलबों को पीछे छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगली सुबह मैं अपने असली दफ्तर में बैठी थी, शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक, जहां से पूरा शहर मेरे पैरों के नीचे नजर आता था। ये वो दुनिया थी जिसे मैंने अपने आंसुओं और अपनी रातों की नींद से बनाया था। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में मेरे परिवार को कोई खबर नहीं थी। वो मुझे अपनी बनाई हुई छोटी सी दुनिया का कैदी समझते रहे, और मैं चुपचाप अपनी एक कायनात बना रही थी। मेरे फोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे। उस शादी में हुआ तमाशा अब शहर की सबसे बड़ी खबर बन चुका था। मेरे परिवार की इज्जत का जनाजा पूरे समाज के सामने निकल चुका था। दोपहर के करीब मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि मेरा भाई रोहन मुझसे मिलने आया है। मैंने उसे अंदर भेजने को कहा। वो रोहन नहीं था जिसे मैं जानती थी। वो घमंडी, अकद्दू राजकुमार नहीं था। उसके कपड़ों पर सिलवटें थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी लाचारी थी। कल तक जो खुद को गोधा और मुझे गधा समझता था, आज एक हारे हुए जुआरी की तरह मेरे सामने खद्दा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में कहा। वो पापा की जायदाद थी। हमारा घर, हमारी गाड़ियां, सब कुछ छीन लिया तुमने। मां और पापा सदमे में हैं। उनकी तबीयत खराब हो रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने शांति से अपनी कॉफी का कप उठाया। शर्म?
शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए रोहन। जिस जायदाद पर तुम अपना हक जता रहे हो, उसके लिए तुमने आज तक किया क्या है, सिवाय पापा के पैसों पर ऐश करने के? मां पापा की तबीयत मेरी वजह से नहीं, अपने कर्मों की वजह से खराब है। वो चुप हो गया, फिर बोला, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैंने अपनी दराज से एक कागज निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। पैसे चाहिए तो कमाने पर डरेंगे। ये मेरी एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी का ऑफर लेटर है। महीने के 15,000 मिलेंगे। सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना होगा। उसने उस कागज को ऐसे देखा जैसे मैंने उसके मुंह पर तेजाब फेंक दिया हो। 15,000? मैं ये नौकरी करूंगा? तू मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं मजाक नहीं, मौका दे रही हूं, मैंने कहा। मेहनत करके देखो रोहन, शायद गधों की जिंदगी तुम्हें कुछ सिखा दे। वो गुस्से में कागज को फाड़कर मेरे ऑफिस से बाहर निकल गया। लेकिन मैं जानती थी यह उसका घमंड था जो आज फटा था। वो वापस आएगा, क्योंकि जब इंसान सड़क पर आता है तो उसे अपनी औकात और भूख दोनों का एहसास हो जाता है। 1 हफ्ता बीत गया, रोहन वापस नहीं आया। लेकिन मुझे पता था उसका घमंड उसे ज्यादा दिन भूखा नहीं रख सकता। इस बार मेरे सामने मेरे माता पिता खड़ी रहे थे। वो मेरे दफ्तर नहीं आए, बल्कि उस मंदिर की सीढ़ियों पर मेरा इंतजार कर रहे थे जहां मैं हर मंगलवार को जाया करती थी। शायद उन्हें लगा था कि भगवान के घर में मैं पिघल जाऊंगी। उनके महंगे कपद्धों की जगह साधारण सूती कपड़े थे। मां की आंखों में आंसू थे और पापा के चेहरे पर एक ऐसी खामोशी जो किसी चीख से ज्यादा भयानक थी। बेटा, मां ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। उनकी आवाज में वही बनावटी ममता थी जिसे मैं बचपन से पहचानती थी। गलती हो गई हमसे। हम अंधे हो गए थे प्रिया के प्यार में। पर खून तो खून होता है। क्या तू अपने बूढ़े मां बाप को इस हाल में देख सकेगी? लोग क्या कहेंगे? थूकेंगे हम पर कि कैसी बेटी पैदा की जिसने मां बाप को सड डेचक पर ला दिया। पापा चुपचाप नजरें झुकाए खदरे रहे। वो जानते थे कि उनका एक शब्द भी मुझे और कठोर बना देगा। मैंने अपना हाथ छुद्धा लिया। लोग? कौन लोग मां? वही लोग जिनके सामने आपने मुझे मनहूस कहा था, या वो लोग जिनके सामने आपने मेरी मेहनत की कमाई को प्रिया पर लुटाकर अपनी झूठी शान दिखाई थी? मैंने पापा की तरफ देखा। आपको याद है पापा, जब मुझे टाइफाइड हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि मुझे पूरे आराम की जरूरत है? उस दिन आप प्रिया को उसके जन्मदिन की शॉपिंग कराने मॉल ले गए थे और मां भी आपके साथ थी। घर पर मैं अकेली थी, बुखार में जलती हुई। उस दिन मैं किसकी बेटी थी? उनके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था। उनके आंसू अब घड़ियाली नहीं बल्कि असली लग रहे थे। अपनी बेबसी पर, अपनी हारी हुई बाजी पर। मैं आप लोगों को सड़क पर नहीं छोड़ दूंगी, मैंने कहा, क्योंकि मेरे संस्कार मुझे इसकी इजाजत नहीं देते। शहर के बाहर वृद्धाश्रम के पास मैंने एक छोटा सा 2 कमरे का घर खरीद लिया है। आपकी जरूरत की हर चीज वहां है और हर महीने आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे कि आपकी दवा और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैंने एक पल रुककर उनकी आंखों में देखा, लेकिन वो आलीशान बंगला, वो नौकर चाकर, वो समाज में ऊंचा सर, वो सब आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। आपने मुझे एक साधारण जिंदगी दी थी, अब आप भी वही जिएंगे। यह कहकर मैं मंदिर के अंदर चली गई। मैंने बदला नहीं लिया था, मैंने बस इंसाफ किया था। मैंने बस कर्मों का हिसाब बराबर किया था। कुछ महीने गुजर गए। वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन कुछ जख्मों के निशान हमेशा रह जाते हैं। मेरे परिवार के लिए उनकी जिंदगी अब ऐसे ही निशानों का एक सिलसिला थी। एक दिन मैं अपनी एक फैक्ट्री का दौरा करने गई। दूर से मैंने रोहन को देखा। वो मजदूरों को कुछ समझा रहा था। उसके चेहरे पर अब वो अकददी अच नहीं थी। पसीने की बूंदें उसके माथे पर थीं और उसकी चाल में एक ऐसी थकान थी जो मेहनत करने वालों के हिस्से आती है। उसने मुझे नहीं देखा, मैंने भी उसे आवाज नहीं दी। कुछ सबक खामोशी से ही सीखे जाते हैं। मेरे माता पिता उस छोटे से घर में रहना सीख गए थे। उनकी दुनिया अब बंगले की पार्टियों से निकलकर मोहल्ले के पार्क तक सिमट गई थी। लेकिन एक किरदार अभी बाकी था, प्रिया।
वो एक शाम बिना बताए मेरे ऑफिस आ गई। उसका महंगा लहंगा अब एक साधारण सी कुर्ती में बदल चुका था। चेहरे पर वो चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। उसकी शादी टूट चुकी थी। दूल्हे के परिवार ने जैसे ही हमारी इज्जत का सच सुना, उन्होंने रिश्ता तोड़ डाल दिया। वो मेरे सामने खद्दी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी आग थी। खुश हो ना तुम? उसने फुसफुसाकर कहा। मेरा सब कुछ छीनकर, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें बहुत सुकून मिला होगा। उसने आगे कहा, तुम हमेशा मुझसे जलती थी, मेरी खूबसूरती से, इस बात से कि मां पापा मुझे ज्यादा प्यार करते थे। तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। आज मेरे मन में उसके लिए कोई गुस्सा नहीं था। मैं तुमसे जलती थी? नहीं प्रिया, मुझे तुम पर तरस आता था हमेशा, क्योंकि तुम्हें कभी यह जानने का मौका ही नहीं मिला कि अपने पैरों पर खड्डा होना कैसा होता है। तुम्हारी हर चीज किराए की थी। वो दोस्त, वो इज्जत, वो प्यार, सब दौलत के बदले मिला था, और वो दौलत मेरी थी। मैं अपनी कुर्सी से उठी और खिद्दाकी के पास जाकर खद्दी हो गई। मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना है, मैंने तो बस वो वापस लिया है जो मेरा था, जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। वो तुमसे दूर चला गया। तुम्हारे पास आज जो है वही तुम्हारी असली औकात है। अब तुम्हारे पास एक मौका है प्रिया, अपनी पहचान खुद बनाने का, बिना मेरे पैसों के, बिना पापा के नाम के। अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी एक दुनिया बनाकर दिखाओ। वो चुप खड़ी रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। शायद जिंदगी में पहली बार उसे सच्चाई का सामना करना पड़ेच रहा था। मैंने उससे और कुछ नहीं कहा। मैं अपने शहर को देखने लगी, जिसे मैंने अपनी मेहनत से जीता था। मेरी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। मैंने अपना सम्मान, अपनी इज्जत, सब कुछ वापस पा लिया था।